हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इकाई 1 सामाजिक विज्ञान शिक्षण का, जिसका नाम है कुछ बुनियादी प्रश्नों से परिचय। यूनिट आपका 6 नंबर का है और इस यूनिट में छोटे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। और इस यूनिट में मुख्य तौर पर बात करी गई है समाज के बारे में, समाज की प्रक्रिया, समाज की विशेषताएं, रचना आदि के बारे में, और साथ में कुछ विधियों के बारे में बात करी गई है। तो सभी के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है समाज क्या है। विभिन्न प्रकार के संबंधों से ही समाज का निर्माण होता है। जैसे पारिवारिक जो संबंध हैं उनके बारे में आप जानते हैं, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सब परिवार के अंतर्गत आ गए। और इसी तरह से एक गोत्र के मिलकर के पूरे एक समाज के अंतर्गत आ गए, और सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहा जाता है। इस तरह से परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। और अब हम बात करते हैं सामाजिक प्रक्रियाओं को लेकर के। किसी स्थान पर जब एक से अधिक व्यक्ति रहते हैं तो उनमें आपस में मेल मिलाप होते हैं, बोलचाल रहती है, ये पारस्परिक संबंध बन जाता है। और इन रहने वालों के बीच में सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष, समायोजन आदि सामाजिक प्रक्रियाएं उत्पन्न करते हैं। ऐसे संबंधों को बनाने के लिए जो गतिविधियां होती है उन्हें हम सामाजिक प्रक्रियाएं कहते हैं। इस तरह से परिभाषिक तौर पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं समाज की रचनाओं के बारे में। एक से अधिक व्यक्ति जब एक स्थान पर रहते हैं तो उनमें पारस्परिक संबंध बनते हैं। विभिन्न लोगों के बीच संबंध भी विविध प्रकार के बनते हैं। तो वो किस किस प्रकार से बनते हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। सहयोग के साथ साथ समायोजन, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष सब कुछ पैदा होते हैं। ये संबंध स्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी। परिवार में पति पत्नी बच्चों के मध्य संबंध होते हैं, पर दुकानदार और ग्राहक के संबंध अस्थायी होते हैं। तो ये संबंध भी अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, इसको आपको समझना है। और इसके बाद में हम देखिए, मनुष्य के पास में स्मरण शक्ति है, सोचने की क्षमता और अपनी दृष्टि है। समाज को बनाने में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है। इस तरह से रचना के अंतर्गत कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के बारे में अब हम बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य छात्रों को योग्य बनाना है, ताकि वे उस समाज को समझें जिसमें वे रहते हैं। समाज की संरचना, शासन एवं प्रबंध कैसे होता है, कौन से कारक समाज को अनेक तरीकों से बदलते हैं तथा अनुप्रेषित करते हैं। तो ये इन कारकों को बदलें और इनके अंदर इम्प्रूवमेंट करने की काबिलियत हासिल करें, तो वो सामाजिक शिक्षण के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा बिंदु क्या है, भारतीय संविधान के प्रतिष्ठापित मूल्यों एवं उनके महत्व को समझ सकें, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, एकता और राष्ट्रीय एकीकरण से अवगत होना, तथा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के महत्व को समझना। तीसरा बिंदु है, समाज के सक्रिय, जिम्मेदार और चिंतनशील सदस्य के रूप में अपने आप को बढ़ाने में समर्थ होना। चौथा बिंदु है, विविध मतों, जीवन शैलियों और सांस्कृतिक रीति रिवाजों का सम्मान करना सीखना। पांचवा बिंदु है, रोचक पाठ्य सामग्री को पढ़ करके आनंद प्राप्त कर सके। तो इस तरह से सामाजिक शिक्षण का उद्देश्य है आदमी को डेवलप करना, और जो पारिवारिक जो चीज़ें हैं उनके अंतर्गत लगातार डेवलपमेंट करने की, उसको सीख देना कि किस तरह के रीति रिवाज सब कुछ फॉलो करे जा रहे हैं और उनमें किस तरह से डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो उन सब के बारे में कुछ कुछ बिंदु हमने यहाँ पर देखे। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान में विभिन्न विषयों को समाहित क्यों किया गया है। तो सामाजिक विज्ञानों के अनेक स्वरूप हैं और ये अलग अलग रूप में प्रभावित होते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य सिर्फ एक सामाजिक कारक से ही प्रभावित न होकर के कई कारकों से होता है। जैसे ये कारक विषय मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि हैं। इसके बाद में देखिए, 20वीं शताब्दी के पहले एवं मध्य तक इसी प्रकार की विचारधारा के चलते इसे अलग थलग किया गया था, लेकिन बाद में अनुभव किया गया कि मानव संबंधों और समाज के जटिल संगठन का वैज्ञानिक अध्ययन एक ही सामाजिक विज्ञान का उत्तरदायित्व न होकर के कई सामाजिक विज्ञानों का उत्तरदायित्व है। इस प्रकार से इस विषय के अंतर्गत अन्य विषयों को समाहित करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया गया, जिससे निम्नलिखित रेखाचित्र हम समझ सकते हैं। इस रेखाचित्र के माध्यम से सामाजिक विज्ञान एक यहाँ पर है, और इसी से जुड़ा हुआ है मनोविज्ञान, इसी से जुड़ा हुआ है मानव विज्ञान, इसी से जुड़ा हुआ है भूगोल और दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र और इतिहास और समाजशास्त्र। तो इस तरह से सारे जो ऐतिहासिक जो सब्जेक्ट्स हैं सभी इसी से जुड़े हुए हैं। मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, ये सब भी इसी से जुड़े हुए हैं। तो सामाजिक विज्ञान एक तरह से पूरी कम्युनिटी को इनकी को समाहित किए हुए हैं। तो इस तरह से चार्ट के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कुछ विधियों के बारे में। पहली विधि है इकाई विधि। इकाई विधि में देखिए, इस विधि के अंतर्गत इकाई किसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया या सामाजिक संबंध पर विशेष प्रकाश डालती है। जैसे यात्रा हेतु मुख्यतः प्राथमिकता के आधार पर ले जाए जाने वाली वस्तु की सूची बनानी, समाजोत्पादी शिविर हेतु वस्तुओं की सूची आदि को बनाना आदि कार्यों को हम इस इकाई विधि में रख सकते हैं। सूची आवश्यकता को ध्यान में रख करके बनाई जाती है तथा इसमें तथ्य सामग्री का समावेश होता है। साथ ही स्वयं खोज प्रस्तुत करने संगठनात्मक व्यवहार के गुणों का विकास कर पाएंगे। इसके बाद में अब हम बात करते हैं भाषण विधि के बारे में। भाषण विधि में कुछ बिंदु आपको ध्यान रखना है, जिनमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसी विषय का गहन अध्ययन एवं रुचिकर प्रमाणों के साथ में अगर
प्रस्तुतिकरण किया जाए। रुचिकर प्रमाण अगर उसमें डाले जाएंगे और ठीक तरीके से प्रस्तुतिकरण किया जाएगा तो फिर लोग उसको अच्छी तरीके से सुनेंगे या बच्चे उसको अच्छी तरीके से सुनेंगे। जैसे भाषण दिया जाता है सभाओं में, तो वहाँ पर अगर उसमें रुचिकर प्रमाण नहीं डालेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसमें नहीं ऐड करेंगे, तो फिर लोग उसको सुनेंगे नहीं। या बच्चों के अगर सामने आप भाषण दे रहे हैं, किसी टॉपिक पर उनको समझा रहे हैं, तो उसमें अगर आप डिटेल्स ठीक तरीके से ऐड नहीं करेंगे, फैक्ट्स ऐड नहीं करेंगे, तो फिर वो ठीक तरीके से सुनेंगे नहीं या उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो वह अवश्य प्रभावी होता है। यही भाषण विधि का खासियत है, भाषण विधि की खासियत है। इसमें समझने और सुनने पर अधिक बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षण विषय की पूर्ण तैयारी करके ऐसा भाषण दें जो प्रसंग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पक्षों व तत्वों की जानकारी विद्यार्थियों को प्रदान करे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी किसी भी टॉपिक पर अगर हमें भाषण देना है तो उसकी तैयारी हमें ऑलरेडी पहले से ही करके रखनी होती है। लाभ क्या है इसके? इस विधि के निम्न लाभ हैं। पहला लाभ देखिए, अध्यापक तथा विद्यार्थी में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होते हैं, वन टू वन उनमें इंटरेक्शन होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो इस तरह से भाषण विधि के अंतर्गत इस तरह से होता है कि आप टॉपिक के बारे में समझा रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं। दूसरा है रुचिकर व समय की बचत होती है कि एक साथ में सभी को टॉपिक में पहले क्लियर कर लूँगा और फिर आपको समझा दूँगा, तो फिर आप उसको जल्दी से क्लियर कर लोगे। या फिर एक ये होता है कि मैं बुक देख-देख करके आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर वहाँ पर क्या होगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा और फिर आपके डाउट्स रहेंगे तो वो पूछेंगे। भाषण में सिर्फ वक्ता बोलता रहता है, वो सब सुनते रहते हैं। इससे श्रवण शक्ति का विकास होता है। भाषण देने वाला वक्ता बोलता रहेगा और बाकी सब सुनते रहेंगे और अपना जो टॉपिक, जिस टॉपिक पर बात हो रही है उसके बारे में सभी पॉइंट्स को समझते रहेंगे। अभी प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन इससे मिलता है। यह मित वही विधि है, कम खर्चे में काम हो जाता है। इस विधि के द्वारा अनुशासन स्थापित होता है। और अब हम लगे हाथ ही इसकी हानियों के बारे में ही बात कर लेते हैं। हानियाँ इसमें देखिए, पहली हानि है विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है। अब टीचर बोलते जा रहा है, टीचर किसी टॉपिक के बारे में डिटेल में समझाता जा रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ बैठे बैठे सुन रहे हैं टॉपिक को, तो विद्यार्थी यहाँ पर निष्क्रिय हो गए। अध्यापक पर अधिक कार्यभार होता है। अध्यापक को क्या कार्यभार क्या रहता है कि पहले जिस टॉपिक के बारे में कल बात करनी है उसके बारे में आज ही नोट्स बना करके कंप्लीट उसको याद करना होता है, कंप्लीट उसको समझ लेना होता है, फिर जाकर के कल उस सब बच्चों के सामने उसको बोलना, लगातार बोलना होता है, क्योंकि छात्र तो निष्क्रिय है, सिर्फ टीचर वहां पर बोलता रहेगा, टॉपिक के बारे में डिटेल में समझाता रहेगा। अध्यापक पर ज़्यादा प्रेशर रहता है, ज़्यादा कार्यभार रहता है। अगर देखिए, इस विधि से आत्म श्रम को प्रोत्साहन नहीं मिलता। आत्म श्रम का मतलब है कि खुद काम नहीं करते हैं बच्चे, करके सीखने वाली अगर विधियां हैं तो फिर क्या होगा, बच्चे भी उसमें प्रैक्टिकल करेंगे और खुद भी उसमें काम करते रहेंगे। बट यहाँ पर आत्मश्रम को प्रेरणा नहीं मिली, प्रोत्साहन नहीं मिला, बच्चे सिर्फ बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे और टीचर बोलता रहेगा। यह विधि अध्यापक केंद्रित है, अध्यापक बोल रहा सही है, अध्यापक का ही सारा काम है, और विद्यार्थी निष्क्रिय सिर्फ बैठा हुआ है और टॉपिक को सुन रहा है, टॉपिक को समझ रहा है। यह केवल स्मरण शक्ति पर आधारित है, तो स्मरण शक्ति पर आधारित है। भाषण दे दिया टीचर ने, किसी टॉपिक पर डिटेल में समझा दिया और बच्चे सिर्फ उसको सुनते जा रहे हैं, तो स्मरण शक्ति अगर जिनकी ठीक होगी तो वो उनको तो याद हो जाएगा, बट जिनकी कमजोर स्मरण शक्ति है उनको याद नहीं हो पाएगा। तो ये इसकी कुछ हानियां हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। एक बार में ही आपको सारा समझ में आ गई है। इसके बाद में अगली विधि की बात करते हैं, समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि में देखिए, इसके द्वारा विद्यार्थियों के सामने समस्या प्रस्तुत करके उसका समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि उसके द्वारा विद्यार्थियों में विवेचित चिंतन का विकास हो सके। प्रक्रिया क्या है इसकी? प्रस्तुतिकरण करते हैं, सबसे पहले कोई भी समस्या है उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे कि ये समस्या है, बच्चों के सामने डालेंगे समस्या को और परिकल्पना का निर्माण करेंगे। पहले हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि किस तरह से आपके इस समस्या का सॉल्यूशन करना है। आंकड़ों का संकलन करेंगे कि क्या क्या जो आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे और परिणाम प्राप्त करेंगे। परिणाम का परीक्षण करेंगे तथा सामान्यकरण एवं निष्कर्ष निकालेंगे और लास्ट में प्रलेखन कर देंगे कंप्लीट समस्या समाधान का। इसके हम बात करते हैं गुण के बारे में। इस विधि के गुण निम्नलिखित हैं। पहला गुण है, यह उद्देश्यपूर्ण विधि है। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों काम कर रहे हैं। इस विधि में व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान की जा सकती है। एक समस्या की अलग अलग आंसर या अलग अलग विधि से स्टूडेंट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे जितने दिमाग होंगे उतने ही अलग अलग प्रक्रिया वो लगाएंगे। यह विधि अभिप्रेरित करने के साथ साथ अधिगम को प्रभावी तथा स्थायी भी बनाती है। बच्चों को कोई समस्या दी जाएगी तो बच्चे उसके बारे में अलग अलग जगह पर रिसर्च करेंगे और उसके बारे में अभिप्रेत मोटिवेटेड रहेंगे, और अलग अलग जगह पर वो जब रिसर्च करेंगे तो उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और उनका अधिगम बढ़ेगा, अधिगम प्रभावी होगा और स्थायी बनेगा। यह विधि अच्छी आदतों का विकास करते हुए विभिन्न गुणों, उत्तरदायित्व, उदार दृष्टिकोण आदि का भी विकास करती है। इस तरह से ये आपको गुण ध्यान रखने हैं। और इसकी सीमाओं के बारे में हम बात करते हैं। पहली सीमा क्या है, इसमें शारीरिक क्रियाओं की उपेक्षा की जाती है। दूसरी सीमा है, यह विधि अधिक समय लेती है। समस्या कोई भी हमारे सामने है, पहले उस समस्या को समझेंगे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे, फिर परिणाम प्राप्त करेंगे, फिर परिणाम का विश्लेषण करेंगे कि सही परिणाम आया है या नहीं आया, तो समय अधिक लेती है और विधि कम प्रतियोगी है। इसमें शिक्षण निरस होता है, जिससे संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। बच्चे क्या करेंगे, आलस भी कर जाएंगे कि क्या समस्या ढूंढें, हल करें, सब कुछ
रहता है। तो ये कुछ सीमाएं आपको ध्यान रखनी है। अगली विधि आती है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि में देखिए, इस विधि में प्राय स्पष्टीकरण, अभ्यास तथा अंतिम उत्पाद पर बल दिया जाता है। यह सामाजिक विज्ञान शिक्षण की एक उत्तम विधि है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें शिक्षक विषय वस्तु को प्रस्तुत करे, उस पर प्रश्न करें, विद्यार्थियों के जो उत्तर आए हैं उन पर फिर प्रश्न पूछे। इस प्रकार उत्तरोत्तर प्रश्नों के द्वारा शिक्षण को बुनता हुआ शिक्षक आगे बढ़ता है। ऐसी परिस्थितियों में दोनों सक्रिय रहते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। इसमें देखिए, एक चार्ट के माध्यम से आप यहाँ पर समझ पाएंगे। विषय वस्तु यहाँ पर दी गई है, विषय वस्तु से प्राप्त उत्तर और फिर विद्यार्थियों से प्राप्त उत्तर और फिर प्राप्त उत्तर पर फिर से प्रश्न। तो इस तरह से ये चार्ट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में प्रश्नों की विशेषताओं की हम बात करते हैं कि प्रश्नों की विशेषताएं कैसी होनी चाहिए। पहली विशेषता है मानसिक क्रियाओं को जागृत कर सकने वाली। दूसरी विशेषता है सरल व स्पष्ट भाषा वाली। तीसरी विशेषता है निश्चित अर्थ वाले। चौथी विशेषता है संक्षिप्त, सीधे व सरल प्रश्न। पांचवी विशेषता है नुकीले व पेने होने चाहिए ताकि बच्चों को थोड़ा सा हार्ड प्रश्न लगे। और छठी विशेषता है परस्पर संबंधित होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए और टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। छठा यहाँ पर सातवीं विशेषता है रुचिकर एवं विविध प्रकार के, अलग अलग प्रकार के होने चाहिए और बच्चों की रुचि के अनुसार ही होने चाहिए। तो ये प्रश्नों की विशेषताएं होनी चाहिए, इनका प्रश्न आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न निर्माण में सावधानियों के बारे में हम आपको ध्यान रखना है। सावधानियां क्या रखनी चाहिए? पहली सावधानी है प्रश्न अस्पष्ट न हो तथा मिश्रित न हो। प्रश्न में जो भी पूछा जा रहा है वो स्पष्ट होना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें और उलझा हुआ प्रश्न ना हो, सीधा सरल प्रश्न पूछा गया हो। प्रश्न एक से अधिक उत्तर वाले ना हो। प्रश्न एक से अधिक उत्तर का मतलब है कि एक प्रश्न का एक ही उत्तर होना चाहिए, चाहे चाहे कोई सी भी बुक हो। अब आपके देखिए, आपका सिलेबस जो है उसमें चाहे आप राजहंस की सीरीज ले लीजिए, चाहे पार्थ की सीरीज ले लीजिए, चाहे आप बुक ले लीजिए, जो भी मैटर प्रश्न निर्माण की अगर हम सावधानियां पढ़ रहे हैं तो वो सेम ही लिखी हुई होगी। कुछ थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस होगा बट नॉर्मली मेन मेन बातें सेम ही लिखी होगी, बस स्टाइल अलग कुछ लिखी होगी। पहला प्रश्न दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह, तो इस तरह से होगा। बट मैटर जो है, जो भी लिखना है, सारे पॉइंट्स वो सेम लिखे हुए हैं। तो प्रश्न एक से अधिक उत्तर वाले नहीं होने चाहिए ताकि बच्चे कन्फ्यूज हों कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है। तो ये यहाँ पर है। तीसरी सावधानी है प्रश्न हाँ या ना के नहीं होने चाहिए। चौथी सावधानी है प्रश्न अधूरे नहीं होने चाहिए, पूरा कंप्लीट लिखा हुआ होना चाहिए। पांचवी विशेषता है प्रश्न गलत भाषा या सूचना वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए। छठी विशेषता है गोपनीयता या निजता हनन वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए। अपमानित या मजाक करने वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए। सद्भावना बिगाड़ने वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए। अत्यधिक सरल प्रश्न भी नहीं होने चाहिए। तो ये 9 विशेषताएं, 9 सावधानियां आपको प्रश्न निर्माण में ध्यान रखनी है। इनका प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं समाज परिवर्तित कैसे होता है। इसका प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है। आसान टॉपिक है, इसको आप एक बार में ही समझ जाएंगे। समाज एक परिवर्तनशील अवधारणा है, इसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है। अपने आसपास नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि पहले इतने विद्यालय नहीं थे, वर्तमान में बहुत सारे विद्यालय खुल गए हैं। पहले परिवार में लड़कियों की पढ़ाई पर कम ध्यान दिया जाता था और अब लड़कों के समान ही इस बात पर जोर दिया जाता है। यह सब सामाजिक परिवर्तन के ही उदाहरण है। समाज में परिवर्तन दो प्रकार से आता है। पहला है समाज से उत्पन्न परिस्थितियों से, आंतरिक से, और दूसरा है बाह्य परिस्थितियों से। और कुछ पॉइंट्स आपको आंतरिक परिस्थिति और बाह्य परिस्थितियों के बारे में भी ध्यान रखना है। जैसे आंतरिक परिस्थिति वे परिस्थिति है जो स्वयं समाज से पैदा होती है, समाज के अंतर्गत पैदा हुई जाती है। और बाह्य परिस्थितियाँ मतलब कि बाहर से है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि से आप तक पहुंचती है, आपके परिवेश को प्रभावित करती है। तो ये इस तरह से आपको आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों के बारे में भी ध्यान रखना है। तो आई होप दोस्तों आपको ठीक तरीके से सारा यूनिट समझ में आ गया है। देखिए, बहुत कम समय में हमने फर्स्ट यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है, जिनमें से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा है बाकी टॉपिक्स के मुकाबले। सोशल साइंस के बाकी सभी यूनिट्स को भी बहुत जल्द अपलोड करेंगे और इसी तरह से समझाते हुए आपको कंप्लीट सारे टॉपिक्स को बताया जाएगा, जिससे आप कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। बहुत कम प्राइसेस में आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।